हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। आज हम लोगों का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरा टेस्ट होने जा रहा है। तो हम लोग पहले टेस्ट में 50 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 51 से 100 तक का ये प्रश्न होगा। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। अगर आपने टांसले अटेम्प्ट किया है, एजी टांसले होता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो अगर आपने यह एक बंद तंत्र है ऐसा लिखा है ऑप्शन, तो ये बात गलत है। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र नहीं है, याद रखेंगे। अगला है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे बड़ा जैव मंडल है, सबसे बड़ा बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल है, डी। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग क्या कहते हैं। उस सटीक जगह को आवास, निकेत, बायोम, पारितंत्र या एक से अधिक, इसमें से क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि इसको क्या क्या कहते हैं। आवास तो कहते ही कहते हैं, इसमें कहीं से कोई शक तो है नहीं। दूसरी बात, इसे हम लोग बायोम भी कहते हैं, बायोम भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है जिसको हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। अगर आप ऑप्शन को देख के अनुमान करें तो आपको खेत दिखेगा, क्योंकि खेत जो है मानव के द्वारा है, तो कृत्रिम पारितंत्र खेत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। सही क्रम है, ऑप्शन आपके सामने में है, आप अटेम्प्ट करें। अगर आपने जनसंख्या से बड़ा समुदाय, समुदाय से बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र और उससे बड़ा भूदृश्य अटेम्प्ट किया है, तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने खेत अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, चूँकि वहाँ तो खेत था, लेकिन यहाँ पर धान का खेत है, तो धान का खेत बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कहता है, इकोसिस्टम का संबंध निम्नलिखित में से क्या से संबंधित क्या सत्य है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप इस सत्यता पर ध्यान देंगे तो ऑप्शन आप हमें बताएंगे, आपको दिखेगा उत्पादक जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। उत्पादक उपभोक्ता से अधिक होता है, तो होता ही है। ज़रा सोचिए, हम लोग जितना आदमी खाने वाले हैं और जो चीज़ खा रहे हैं, अगर वो मात्रा ज़्यादा नहीं होगा तो हम लोग जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो जो चीज़ हम भोजन करते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे का चीज़ है, वो ज़्यादा है उस शाकाहारी जीव के तुलना में। तो प्राथमिक जो मतलब उत्पादक जो है वो उपभोक्ता से, प्राथमिक उपभोक्ता से ज़्यादा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, अर्थात अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समुद्र दिखाई देगा, क्योंकि समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन डी हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा मदद नहीं करता है, ये क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। वन को काटना या वन को रोपना या वर्षा जल या जैव मंडल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मदद नहीं करता है। तो ऑब्वियसली अगर आप पेड़ को काटेंगे तो क्या इससे आपको पारिस्थितिकी संतुलन थोड़ी होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। आप इस ऑप्शन पर ध्यान दें तो पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, अर्थात अगर आपने वन रोपण अगर कहेंगे
तो ये तो संतुलन है, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए ज़रूरी है। जल प्रबंधन भी ज़रूरी है। औद्योगिक प्रबंधन कहता है उद्योग को जो है प्रबंधन करेंगे, क्या ये ज़रूरी है। और कहता है वन्यजीव को जो सुरक्षा देना क्या ज़रूरी है। ये जो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर संतुलन नहीं होगा, यहाँ असंतुलन होगा। पारिस्थितिकी असंतुलन से संबंध नहीं है, तो वन का रोपण हो जाता असंतुलन से, तो यहाँ पर संतुलन न होकर असंतुलन हो जाएगा, अ लग जाएगा तो वन रोपण हो जाता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे तो वहन क्षमता इसको कहते हैं। जिसको उसको एक्सेप्ट कर सकता है पर्यावरण, उसको हम लोग कहते हैं वहन क्षमता। बी, ऑप्शन बी। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप खाद्य श्रृंखला में देखेंगे तो इसमें से कौन सा एक सटीक क्रम है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप कहेंगे घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाएगा, तो ऑप्शन ऐसा तो है नहीं। तो घास को बकरी, बकरी को मानव वाला तो है नहीं। लेकिन घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, बिल्कुल सही है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका अटेम्प्ट हो गया, बिल्कुल सही। इनमें से खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। आ गया ना, घास को बकरा खाता है, बकरा को आदमी खाता है, तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन बी आपने अटेम्प्ट किया होगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। इसमें से कौन सा जीवीय संघटक नहीं है। अगर आपने वायु मारा है तो बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला में मानव है, मतलब फूड चेन में जो है मानव जो है वो किस जगह पर है, किस पोजीशन पर है, ये पूछ रहा है आपसे कि फूड चेन में मानव कहाँ है। अगर आपने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता मारा तो बिल्कुल सही है। प्राथमिक भी है हम लोग और द्वितीयक भी है, तो डी नंबर। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होता है समुद्र में प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। इसमें से कौन उत्पादक, तो हरा पौधा जो है ये उत्पादक है, बिल्कुल सही है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है, तो ये हरी पौधा आता है, हरे पेड़ पौधा आता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जैविक और अजैविक संघटक के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है। जैविक और अजैविक के बीच में बिचौलिया का काम जो करता है वो उत्पादक करता है, उत्पादक करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। बहुत अच्छा है। तो आहार का सही श्रृंखला क्रम कौन सा है। अगर आपने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया तो डाइटम को हो जाएगा क्रेस्टेशियाई और उसके हेरिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रेरक बल है, सौर ऊर्जा ही होगा, क्योंकि वही से एनर्जी मिलता है पेड़ पौधे को। 10% जो नियम है लिंडमैन साहब का, ये लिंडमैन का क्या है। कहता है अगर एक जीव से दूसरे जीव में कोई एनर्जी जाता है तो उसमें से मात्र 10% ही एनर्जी का संचार होता है। तो ये ही प्रश्न जो है 10% का नियम कहलाता है लिंडमैन का। तो कौन ऑप्शन में है, तो ऊर्जा का एक मतलब खाद के रूप में एक पोषी से दूसरे पोषी तक जाने में जो कमी होता है इसी को कहते हैं 10% का नियम। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जो स्थानांतरण होता है, इससे ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। इससे घटती है, 10% ही जाता है, बाकी 90% तो घट जाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलेगा वो किसको मिलेगा? तो जो सर्वाहारी होता है उसी को मिलेगा, ओमनीवोरस जिसको कहते हैं, ऑप्शन सी। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? बिल्कुल सही है। आप तालाब की देखेंगे, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है और स्थलीय का हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे तो तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी। कहता है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं करता है? बहुत अच्छा है। अगर आपने यहाँ पर 4 ऑप्शन है लेकिन बी सी डी लिखना छूट गया था। ए में कीटों और कवकों के कारण, बी में है सीमित सूर्य के प्रकाश, सी में है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। बिल्कुल यही उत्तर हो जाएगा, जल की सीमा एवं आग के कारण, ऑप्शन सी। इसको आप ए बी सी डी क्रमिक होगा, थोड़ा ये हो गया, मिस हो गया। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, ऑप्शन आपके सामने है, पारिस्थितिकी अवधारणा, जो संक्रमण की जो अवधारणा है, सबसे पहले तो क्या मारेंगे? बेनेट के द्वारा। बिल्कुल सही है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? तो एक निश्चित, उसको हम लोग शियर कहते हैं, उसको शियर कहते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? यह चिपको आंदोलन का नारा था। चिपको, ऑप्शन सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है, पादप संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, ए नंबर होगा या क्या होगा? पादप संरक्षण, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई क्या होती है? बहुत अच्छा है। तो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? न्यूनतम भूमि को हम लोग पारिस्थितिकीय पदछाप, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ये यूकेलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है। अगला प्रश्न है, इसको मित्र नहीं कहते हैं। कहता है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र का सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? ऑप्शन आपके सामने में है। इस प्रश्न को कहता है मिलेनियम इकोसिस्टम। बिल्कुल, इस प्रश्न को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको दिखेगा ये पोषक चक्रण और फसल परागण, पोषक चक्रण और फसल परागण हो जाएगा। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब और दलदल। ऐसी आवास जो स्थिर होती है, ऐसी जलीय आवास जो स्थिर होती है उसको लैंटिक आवास कहते हैं। और जैसे तालाब, जैसे झील, जैसे दलदली क्षेत्र, ये सब स्थिर होता है पानी। और ऐसा जलीय आवास जो गतिशील होता है उसको हम लोग लोटिक आवास कहते हैं। एक होता है लैंटिक, एक होता है लोटिक। जब लैंटिक कहेगा तो स्थिर होगा, लोटिक कहेगा तो गति होगा। जैसे नदी में गति में रहता है तो उसको लोटिक आवास कहते हैं। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो भिन्न क्षेत्र, उसको इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, इकोटोन कहते हैं। सर्वाधिक अस्थाई, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तो महासागर है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें घटते क्रम में अगर सजाएंगे तो कौन सा सही है? तो मैंग्रोव, उससे कम घास, उससे कम झील, महासागर, मतलब मैंग्रोव, घास, झील, महासागर, ये जो है घटते क्रम में जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन आपके सामने में है, तो इसका हो जाएगा अर्नीज नेस, अर्नीज नेस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी नीचे, जिसको आला कहते हैं, कि संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो अगर आपने ग्रीनलैंड मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है या दर्शाती है? तो घनत्व प्रवणता को जो दर्शाता है उसको कहते हैं पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है? तो जब सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में जब अलग अलग प्रकार के जाति की जीव हो, मतलब किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजाति की श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए, उसको कहते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? बहुत अच्छा है। अगर आपने अल्फा सूचकांक अटेम्प्ट किया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? जैव विविधता का अर्थ यही होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में जब अलग अलग प्रकार के पादप एवं जीव जंतु हो उसको कहते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए वो ऑप्शन आपके सामने में है, आपको बताना है। तो इसके लिए है प्राकृतिक आवास का विनाश या प्राकृतिक आवास का विनाश, पेड़ पौधे की कटाई, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से टेस्ट हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले टेस्ट में फिर से आपसे मिलेंगे और वो टेस्ट होगा पर्यावरण का तीसरा, जिसमें 100 से 150 प्रश्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में, शुभकामनाएं।